नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। टाइम के हिसाब से, लोगों के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमन कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमन करने का अलग अलग प्रोसीजर्स के बारे में हमने देखा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ किया जा सकता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए आर्टिकल 368 में जो प्रोविजंस लिखा है उसके हिसाब से करना होता है। मतलब कुछ स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है, कुछ स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स के रैटिफिकेशन के साथ पास होता है। तो ये सब के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई हैव देयर बीन सो मेनी अमेंडमेंट्स। जब से कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ है अब तक 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। तो इतने अमेंडमेंट्स क्यों हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी 2019 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 69 ईयर्स ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस। देखिए, ये जो किताब है ये 3 साल पहले अपडेट हुआ है, इसलिए जो है इसमें 69 ईयर्स लिखा हुआ है। अब तो 2022 हो गया, तो अब 72 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्टमेंट का। तो अभी तक एज ऑफ 12 जनवरी 2022, इधर 2019 लिखा हुआ है, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। ठीक है, पर देखिए दोस्तों, 72 ईयर्स में 105 अमेंडमेंट्स, ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। पर देखिए क्यों हुआ था इतने सारे अमेंडमेंट्स, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री चेक करेंगे अमेंडमेंट्स का। एक ग्राफ में आपको दिखाऊंगा। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है हर 10 साल में कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है। 51 से 60 तक 10 से नीचे अमेंडमेंट हुआ था। फिर 61 से 70 तक 15 अमेंडमेंट्स हुआ था। 71 से 80 तक 20 से ज्यादा, 81 से 90 भी 20 से ज्यादा। फिर 91 से 2000 तक 15 से थोड़ा सा ज्यादा, 16 आप बोल सकते हो। फिर 2001 से 10 तक 10 और 15 के बीच में, और 2011 और 18 के बीच में 5 और 10 के बीच में। तो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है 1971 से लेकर 1990 तक सबसे ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। अगर आप प्रिसाइसली देखोगे 1974 से लेकर 1976 तक कॉन्स्टिट्यूशन 10 बार अमेंड हुआ था, केवल 3 साल में। फिर 2001 से 2003 तक अगर आप देखोगे अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था 10 बार। अब आपको कंपेयर करना है। देखिए 1970 से लेकर 1990 तक सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स हुआ था, ये मैंने आपको बोला। उस वक्त कांग्रेस डोमिनेशन का पीरियड था। कांग्रेस को लोकसभा में करीब 352 सीट्स थे और मोस्ट स्टेट असेंबलीज में भी उनकी मेजोरिटी थी। अब स्टेट असेंबलीज में मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा में भी उनके सीट ज्यादा होगा। तो कांग्रेस के लिए 1970 से लेकर 1990 तक का जो पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना इतना मुश्किल काम नहीं था। पर देखिए 2001 एंड 2003 के बीच में तो कांग्रेस का डोमिनेशन नहीं था ना। मैंने आपको पिछले क्लासेस में यह बताया था 1990 से अगर आप देखोगे कोalition पॉलिटिक्स शुरू हो गया, और 2001 एंड 2003 तक तो कोalition पॉलिटिक्स एकदम पीक में पहुंच गया था। कांग्रेस का इतना डोमिनेशन नहीं था, इसके बावजूद 10 बार कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द अमेंडमेंट्स इज नॉट डिपेंडेंट merely ऑन द नेचर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी अलोन। एक पार्टी की मेजोरिटी है लोकसभा एंड राज्यसभा में, इसका मतलब यह है तब सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होगा। अगर मेजोरिटी नहीं भी रहेगा ना, कोलिशन गवर्नमेंट भी रहेगा, तभी ज्यादा अमेंडमेंट्स हो सकता है। ये हमारी हिस्ट्री के। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का इतनी बार जो अमेंडमेंट्स हुआ है इसके ऊपर हमेशा क्रिटिसिज्म रहा है, क्योंकि 72 ईयर्स में 105 अमेंडमेंट्स कोई कम वैल्यू नहीं है। पर देखिए इन दो ग्राफ से आपको यह पता चला होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर या फिर नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट्स हुआ है। देखिए टाइम के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस सब चेंज होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा। पर देखिए और एक सवाल इधर उठता है दोस्तों, इतनी बार अमेंडमेंट्स करने के लिए क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही फ्लेक्सिबल है क्या? मैंने आपको बोला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ज्यादा रिजिड भी नहीं है, बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। पर इतनी बार जो अमेंडमेंट्स हुआ है इसे हमें ऐसा लग सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। पर देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहला समझना पड़ेगा क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ है। पॉलिटिकल नेचर का क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ है, टेक्निकल नेचर का क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ है, यह समझना जरूरी है। अभी तक जितने अमेंडमेंट्स हुआ है उन्हें हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ग्रुप में ऐसे अमेंडमेंट्स है जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है। बेसिकली देखिए प्रोविजंस में कुछ क्लैरिफिकेशंस दिया होगा,
एक्सप्लेनेशंस दिया होगा या फिर कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस किया होगा। बात यह है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप एक वर्ड भी चेंज करोगे उसे अमेंडमेंट माना जाएगा ना। तो कई सारे अमेंडमेंट्स ऐसा है जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, जिसमें माइनर मॉडिफिकेशंस किया है in comparison with the original provisions. They are amendments only in legal sense, but in matter of fact they made no substantial difference to the provisions. देखिए legal sense में है वो amendments, वो provision में कुछ major amendments नहीं किया है, केवल कुछ numbers को change किया होगा या फिर कुछ minor modifications किया होगा। For example देखिए, amendment that increased the age of retirement of high court judges from 60 to 62 years. देखिए constitution का 15th amendment, इसमें रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस को 60 से 62 किया। सिमिलरली सैलरीज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज किया बाय 54th अमेंडमेंट। अब देखिए इन दो अमेंडमेंट्स में आपको क्या नजर आ रहा है, उस प्रोविजन में कुछ चेंज हुआ है क्या? हाँ, केवल वो नंबर चेंज हुआ है कि रिटायरमेंट एज को 60 से 62 किया और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के सैलरी इंक्रीज किया। तो ये सारे अमेंडमेंट्स है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है ये सब कितना होना चाहिए। जब आप इंक्रीज करोगे टाइम के साथ तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का अमेंडमेंट्स है। और एक एग्जाम्पल है प्रोविजन रिगार्डिंग रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, इलेक्शन में कुछ सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ तब से लेकर 10 साल तक ये रिजर्वेशन का प्रोविजन था। मतलब 10 साल के बाद गवर्नमेंट को ये देखना है कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंडीशन कैसा है, उनके एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, उसके हिसाब से उसे कैंसिल भी कर सकता था। पर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने क्या किया, फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजन को एक्सटेंड किया है। अभी भी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ है तब से लेके अब तक एक्सटेंड होते हुए आ रहा है ना, तो हर बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। बट दीज अमेंडमेंट्स हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस टू द ओरिजिनल प्रोविजंस, इन दिस सेंस इट इज ओनली ए टेक्निकल अमेंडमेंट। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो हुआ है बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इलेक्शंस में, इससे ओरिजिनल प्रोविजन में कुछ चेंजेस हुआ है क्या? रिजर्वेशन तभी था अभी है, केवल एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो अमेंडमेंट है ये टेक्निकल अमेंडमेंट आप बोल सकते हो। और एक एग्जांपल है दोस्तों, हमने चैप्टर 4 में रोल ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है दोस्तों, द प्रेसिडेंट वुड नॉर्मली अबेड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट के पास एक्चुअली देखा जाएगा तो इतने पावर्स नहीं है। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के ऊपर अपना फंक्शंस निभाते हैं, ठीक है। पर देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट वुड नॉर्मली अबेड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस मानना है या नहीं मानना है, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। तो इससे काफी प्रॉब्लम्स भी हुए थे। इसलिए आर्टिकल 74 क्लॉज 1 का अमेंडमेंट हुआ। क्या किया, क्लैरिफिकेशन दे दिया दैट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इधर क्या है, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया। इन रियलिटी दिस अमेंडमेंट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस। देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन था उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ, बस क्लैरिफिकेशन दे दिया। ये जो नॉर्मली अबेड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। सो दिस अमेंडमेंट वाज ओनली बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन दिया और एक्सप्लेन करके दिया बस। तो ये रहा पहला ग्रुप ऑफ अमेंडमेंट्स। अब दूसरा ग्रुप, डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस। देखिए इंटरप्रिटेशंस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जुडिशरी का काम है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना, मतलब इस प्रोविजन का मतलब ये भी हो सकता है, इस तरह इंटरप्रेट करना। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स में इस तरह के इंटरप्रिटेशंस आपको देखने को मिलेगा, इसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ये नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। देखिए कई सारे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा हुआ है दोस्तों, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद अगर जुडिशरी बोलते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब ये भी है, तो क्यों ना वो जो मतलब है क्लियर करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दे। तो इस तरह भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुआ है।
पर देखिए दोस्तों, ये बोलने में आसान है, पर एक्चुअली इसी वजह से जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में कई बार क्लैशेस हुआ है. Many times the parliament did not agree with the judicial interpretation and therefore sought to amend the constitution to overcome the ruling of the judiciary. देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर पार्लियामेंट कोई एक डिसीजन लेते हैं या फिर कोई एक लॉ पास करते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने का पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास है. अगर जुडिशरी बोलेंगे आपका ये जो लॉ है इसमें ऐसे प्रोविजंस है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, तो वो लॉ गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. तो 1970 एंड 75 के बीच में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब इस तरह पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कई बार इश्यूज हुआ है. लैंड रिफॉर्म्स वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था. बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहता था कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे लैंड लेके गरीबों में बांट दे. पर देखिए, जो लैंडलॉर्ड्स है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था. तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को मना किया, इस तरह आप किसी के भी लैंड छीन नहीं सकते. तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहा था. तो इसी वजह से कई बार जुडिशरी के रूलिंग को ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुआ है, और ये सबसे ज्यादा बार हुआ है दोस्तों 1970 एंड 75 के बीच में. वैसे जुडिशरी वाला चैप्टर में हमने पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो इश्यूज ऑफ डिफरेंस हुए उसके बारे में डिस्कस किए थे. फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में क्या रिलेशन है, और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग जो इश्यू था जो मैंने अभी आपको बोला. फिर पार्लियामेंट का पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का. देखिए, मैंने आपको बोला था ना एक केस के बारे में, 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता. तो इसी तरह जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में कई सारे इश्यूज हुआ है दोस्तों. कई बार जुडिशरी का रूलिंग्स हुआ है पार्लियामेंट के अगेंस्ट, या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट. तो 1970 और 75 के बीच में पार्लियामेंट कई बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए हैं जस्ट टू ओवरकम द एडवर्स इंटरप्रिटेशंस बाय द जुडिशरी. तो जुडिशरी का इंटरप्रिटेशंस को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए हैं. अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं. देखिए दोस्तों, मैंने आपको राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बोला था. एक टाइम तक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था. तो गवर्नमेंट जब जमींदार से या फिर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से लैंड छीन के जब गरीबों में बांट रहे थे, इसके अगेंस्ट केस पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली फंडामेंटल राइट का वायलेशन है करके. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, ये तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकता. तो पार्लियामेंट ने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया और लीगल राइट बना दिया. अब लीगल राइट होने से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता ना कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा करके. तो जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन की वजह से या फिर जुडिशियल रूलिंग्स को ओवरकम करने के लिए भी पार्लियामेंट कई सारे अमेंडमेंट्स किया है, यह मेरा कहने का मतलब है. और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, पर ये पूरे एग्जाम्पल समझने के लिए आपको 1970 और 75 के बीच में हमारे देश में जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे उसके बारे में आइडिया होना चाहिए. वैसे वो सारे मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में क्लास 12 की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में हम डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लीजिए कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को या फिर जुडिशियल रूलिंग्स को ओवरकम करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट्स हुआ है. थर्डली, अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस. There is another large group of amendments that have been made as a result of the consensus among political parties. देखिए, सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है और जितने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में कंसेंसस में आके या फिर एक एग्रीमेंट में आके भी कई सारे अमेंडमेंट्स हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, इस तरह के अमेंडमेंट्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा पोस्ट 1984 पीरियड में, जब कोalition गवर्नमेंट्स आना शुरू किए सेंटर में. देखिए, तब तक तो कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था, पर 1984 के बाद कोalition गवर्नमेंट्स आना शुरू किया था. तो तब इस तरह के अमेंडमेंट्स हुआ, बेसिकली रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टीज के बीच में एक कंसेंसस में आके. नाउ इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट के बारे में हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे, दैट इज 52nd अमेंडमेंट. क्या है एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट? मतलब अगर कोई इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टी टिकट में जीतने के बाद
रिजाइन करते हैं या फिर दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये सबको डिफेक्शन मान के उनका जो कैंडिडेचर है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसे एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बोलते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम इन डिटेल पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे। आप देखिए ये जो लॉ है ये तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद होगा ना, तो ऐसे जो अमेंडमेंट्स है ये रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस से। इसके अलावा भी काफी सारे अमेंडमेंट्स पॉलिटिकल कंसेंसस से हुआ है, जैसे कि 61st अमेंडमेंट ब्रिंगिंग डाउन द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। अब देखिए पहले तो मिनिमम एज ऑफ वोटिंग 21 था, उसे 18 में डाउन किया गया। अब इसमें भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो जाएगा, वही है। तो ये भी पॉलिटिकल कंसेंसस से बना था। फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बारे में हम पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से रिगार्डिंग है, तो ये भी पॉलिटिकल कंसेंसस से बना था। एंड इन द सेम पीरियड देयर वर सम अमेंडमेंट्स क्लैरिफाइंग एंड एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस। देखिए रिजर्वेशन को लेके जॉब्स एंड एडमिशंस में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेके भी कई सारे अमेंडमेंट्स हुआ था। 1992 1993 में अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन दिया था उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस है, एग्रीमेंट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इजीली पास हो जाएगा ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो दिया वो सारे अमेंडमेंट्स इजीली पास हुए थे पार्लियामेंट में। तो हमने 3 ग्रुप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला तो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का, दूसरा डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस का, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस या जुडिशियल रूलिंग्स की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुआ है, एंड फाइनली अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स के बारे में। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। इनफैक्ट 1970 से लेकर 1980 तक जितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ दैट जनरेटेड ए लॉट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। 1971 और 1976 के बीच में जितने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थे उनका कहना यह था रूलिंग कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को नीचे करने के लिए ये अमेंडमेंट्स लेके आ रहा है करके। अमेंडमेंट्स में सबसे कंट्रोवर्शियल थे 38th, 39th एंड 42nd अमेंडमेंट्स। अभी तक का सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स आप बोल सकते हो दोस्तों। और ये अमेंडमेंट्स पास हुए थे इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पर। आप सबको पता होगा जून 1975 से लेकर करीब 2 साल तक देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, उसी वक्त ये अमेंडमेंट्स पास किए थे। अब अमेंडमेंट्स पास करना कोई मुश्किल काम नहीं था रूलिंग कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी लोकसभा और राज्यसभा में। एंड दे sought टू मेक बेसिक चेंजेस इन मेनी क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस करने की कोशिश किया इन तीनों अमेंडमेंट से। इन तीनों में से सबसे कंट्रोवर्शियल था 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट अफेक्टेड लार्ज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें इतने सारे प्रोविजंस थे जिसे आप एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल सकते हो, और कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को चेंज करने की भी कोशिश किया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। एंड इट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट टू ओवरराइड द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिवन इन केशवानंद केस। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का रूलिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। भले केशवानंद भारती वो केस हार गए, गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट हुआ था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते। पर देखिए ये जो 42nd अमेंडमेंट में ऐसे प्रोविजंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने वाला था। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बोलूंगा। 42nd अमेंडमेंट में ये लिखा गया लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल से 6 साल होना चाहिए। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किया गया इस अमेंडमेंट से। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर ऑन राइट्स में। एंड 42nd अमेंडमेंट ऑल्सो पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिव्यू पावर्स ऑफ द जुडिशरी। देखिए ये सबसे खतरनाक था। मैंने आपको पहले कहा था गवर्नमेंट का जो डिसीजन है या फिर पार्लियामेंट जो लॉज पास करते हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के कैंसिल कर सकता है, फिर गवर्नमेंट वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये जो रिव्यू पावर है ना जुडिशरी का, उसी के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश किया 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें भी कुछ चेंजेस लाया गया। एंड टोटल 53 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में
चेंजेस लाया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब बात यह है दोस्तों, जब ये 42nd अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पास हुआ, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू द ऑपोजिशन पार्टीज जेल में बंद थे। मैंने आपको बताया था ना, इमरजेंसी चल रहा था। अब इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं रहता। जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, आप खुला कुछ बोल नहीं पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास प्रोटेस्ट करने का राइट ही नहीं है। तो जो भी एमपीज प्रोटेस्ट करते थे उन्हें गवर्नमेंट पुलिस से अरेस्ट करवा के जेल में बंद कर दिया और 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास भी किया। इसके बाद 1977 में जब जनरल इलेक्शंस हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई। हारना ही था क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश जो किया उन्होंने। अब मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ये होने के बाद जब अगला गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ, उन्होंने 43rd एंड 44th अमेंडमेंट्स पास किए और 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट्स में जितने मेजर चेंजेस लाए गए थे ना, उन सबको कैंसिल किया एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस वाज रिस्टोर्ड बाय दिस अमेंडमेंट्स। इसलिए मैंने बोला 42nd अमेंडमेंट के थ्रू रूलिंग पार्टी कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश किया, पर 1977 के बाद जब नए गवर्नमेंट आए, उन्होंने वो सारे अमेंडमेंट्स को कैंसिल किया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यह समझना है दोस्तों, हमारी हिस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स रहा है 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट्स, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करने की कोशिश किया था। पर यह बस कोशिश था, क्योंकि 43rd एंड 44th अमेंडमेंट से अगला जो गवर्नमेंट है, ये तीनों अमेंडमेंट्स में जितने कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे उन सबको कैंसिल किया था। तो दोस्तों दैट्स इट। अभी के लिए मैं वीडियो को फिनिश कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।